की इस जर्नी की जो हम लेके जाने वाले हैं 2022 तक। चले बेटा, चैप्टर का नाम वेक्टर्स एंड कैलकुलस और पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर। अब देखो, इनका नाम आपने सुना होगा, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। नवीं क्लास में हमें बता दिया जाता है कि भाई साहब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या है, स्पीड है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसकी क्या खास बात होती है, उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन का उसमें कोई रोल ना हो। जैसे 4 किलोग्राम आलू, अरे 4 किलोग्राम आलू में 4 का क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी मात्रा को जो बता रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड जो है 4। मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा को बताएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 10 किलो आलू, तो आपको मात्रा समझ में आ गई ना, ये 10 किलो भाई बड़ा है, देख 10 किलो भाई बड़ा है 4 किलो से, तो इस नंबर से आपको मात्रा समझ में आ गई, ठीक। किलोग्राम क्या है, यूनिट है, ग्राम भी हो सकती थी, है ना, और कुछ और भी हो सकती थी, ठीक। लेकिन मास जो है, मास, उसके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं या पाउंड्स यूज करते हैं। अमेरिका वगैरह में पाउंड्स में बात करते हैं। आपने बचपन में WWE वगैरह देखा हो कि कोई रेसलर है वेइंग 258 पाउंड्स, है ना, तो वो पाउंड्स में बात करते हैं। खैर ये चैप्टर जो है, ये सारी चीजें हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखो, मास जो है वो एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे बोला भैया 4 किलो आलू दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा बोला है? भैया 2 किलो चीनी दे दो, लेकिन चीनी ऐसे देनी है आपको साउथ में, ऐसा बोला है कभी? नहीं बोला ना। भैया एक काम करो, 2 पेन दे दो उत्तर दिशा में, ऐसे तो नहीं बोलते ना। बस 2 पेन बोला, उसको समझ में आ गया, उसने आपको दे दिए। मतलब यहां पे सेंस ऑफ डायरेक्शन जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। जरूरी नहीं है की बात ही नहीं है, यहां सेंस ऑफ डायरेक्शन होता ही नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। मास हो गई पहली, तो टेम्परेचर हो गई, कौन सी हो गई, टेम्परेचर हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गई, और जितनी भी क्वांटिटी आप सोच सकते हो। टाइम हो गया, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा बोलते हैं कि 10:50 होगी उत्तर दिशा में, 12:30 होगी दक्षिण दिशा में, ऐसे कभी नहीं बोला हमने। हम सभी को पता है ऐसी कितनी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी कोई भी क्या नहीं होती है, डायरेक्शन की सेंस ही नहीं होती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो स्केलर के बारे में हमें समझ में आया। अब वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्या होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई है। देखो बेटा, वेक्टर जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यूनिट होती है और उसके अलावा डायरेक्शन भी होती है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? भाई साहब वेक्टर क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगी, मतलब स्केलर तो होगा ही वेक्टर में, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी। देखो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, नवीं क्लास में पढ़ा था बेटा ये। उसके बाद हमें पता चला नवीं क्लास में ही कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ये मैं अभी बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब नवीं क्लास के बच्चे को पता होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हमें ये बात पता है? क्या हमें ये बात पता है? अरे क्या हमें ये बात पता है? हाँ, क्या दिक्कत होगी बेटा? बेटा डेमो क्लास ये नहीं है। अगर आप लोगों को लिए डेमो क्लास बताई गई है तो हो सकता है आप लोगों के लिए डेमो क्लास है,
बाकी कुछ बच्चे हमारे साथ इस कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। ये क्लास एक्चुअल कोर्स की क्लास है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेमो क्लास है। आप लोगों को अगर ये बताया गया है कि डेमो क्लास की तरह आपको एक क्लास दे दी जाएगी या फिर जो भी है व्हाटएवर, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये डेमो क्लास नहीं है, ये क्लास कोर्स की क्लास है। ठीक, समझ में आ गया। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। खैर उतना आगे मैं जा नहीं रहा हूं, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। फोर्स बेटा कोई सा भी हो वेक्टर होगा, कोई सा भी फोर्स हो। जो फोर्स तेरे दिमाग में आता है उस फोर्स का नाम ले, वो वेक्टर है। फोर्स का मतलब कोई सा भी फोर्स। फोर्स अब यार ऐसे थोड़ी ना वो आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फोर्स। सारे फोर्स दुनिया में जो एग्जिस्ट करेंगे सारे वेक्टर होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई साहब, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अगर बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है, अच्छे बच्चे के दिमाग में, कि सर आपकी बात समझ में आई कि अगर मेरे को बोलोगे कि भाई साहब मैग्नीट्यूड और यूनिट है सिर्फ, और उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, है ना, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करता है ना। अगर उसका डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा तो उसे मैं स्केलर बोल दूंगा, और स्केलर को नंबर की तरह हम जोड़ सकते हैं। जैसे 2 किलो आलू और 4 किलो आलू कितने हुए बेटा? 6 किलो आलू, क्योंकि आलू क्या है? एक स्केलर है। आलू मास है ना, मास एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। 2 किलो आलू और 4 किलो आलू कैसे हो गए? 2 किलो आलू और 4 किलो आलू हो गए 6 किलो आलू। मतलब हमें कभी भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते टाइम क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे नंबरों को जोड़ देते हैं ऐसे जोड़ देना है, जैसे नंबरों को घटा देते हैं ऐसे घटा देना, जिसे एल्जेब्रिक सम भी कहा जाता है। जैसे आप नंबर जोड़ते ना, 2 और 5 कितने हो गए? 7, तो ऐसे ही 2 किलो चीनी और 5 किलो चीनी 7 किलो चीनी हो गई, बस सिंपल, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, और इसमें हम क्या करते हैं? कैन बी एडेड एज नंबर्स, मतलब इनको हम नंबर की तरह जोड़ सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज नोट में लिखेंगे कि इसे नंबर की तरह स्केलर को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां कहानी कुछ अलग होती है, तो आपको समझ में आ गई। यहां कहानी कुछ अलग होती है, ठीक है। यहां कहानी बहुत ज्यादा अलग होती है। कैसे अलग होती है? अलग ऐसी होती है बेटा, हाँ बेटा नोट आपको मिलेंगे। देखो इस कोर्स की मैंने ऐसे खास बात बता दी थी आप बच्चों को। इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे, होमवर्क भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, हर वो चीज जो एक बच्चे को जेईई मेन क्रैक करने के लिए चाहिए वो मिलेगी। आपको निश्चिंत होकर बैठना है, बस क्लास में टीचर को सुनना है। कोर्स में आपको क्रैक करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या करो बेटा? कोर्स में बने रहो हमारे साथ में, बस इतना काम करना है। नोट्स यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए मॉड्यूल्स, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन मॉड्यूल्स में, और आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक। एनीवे चलिए वापस से लौटते हैं लेक्चर पे। वेक्टर क्या क्वांटिटी है? जिसके पास डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि भाई साहब हम बोलते हैं वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां पे डायरेक्शन जो है वो मैटर करेगी, ठीक है। अब ऐसे मैटर कैसे कर रही है सर? थोड़ा सा समझाओ, हमें समझ में नहीं आया कैसे कैसे मैटर कर रही है डायरेक्शन। देखो भाई, हमने 2 चीज लिखी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन्हीं में थोड़ा सा एक आपको फील दिलाता हूं मैं, वेक्टर क्या होता है और कैसे इसे लिखा जाता है, ठीक। फील दिलाने की बात की है तो बिल्कुल दिलाई जाएगी। मान लो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बेटा बी, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिया हमने, मतलब किसी भी स्पेस में 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक। बहुत बढ़िया। अब ए से बी तक मुझे सबसे छोटी दूरी ट्रैवल करते हुए जाना है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। अगर मुझे दोनों पॉइंट के बीच की सीधी दूरी नापनी है, दोनों पॉइंट के बीच की क्या करनी है? सीधी दूरी नापनी है, तो क्या करूंगा? मुझे एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगा? इधर की तरफ। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सही सी बात है बेटा, बिल्कुल। अरे अगर ए से बी के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
ए से और बी तक का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, तभी मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा। ना तो मैं इधर जाके निकाल सकता, ना मैं इधर जाके निकाल सकता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोनों पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। अब सीधी दूरी निकालने के लिए मुझे ए से इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर इसके अलावा कोई और डायरेक्शन में चूज करता तो मैं कभी डिस्प्लेसमेंट निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन यहां पे डिफाइन है, डायरेक्शन मैटर कर रही है। बेटा डायरेक्शन प्लस मास स्केलर नहीं होता है। मैं क्या समझा रहा हूं तू वो समझ नहीं पा रहा है। मैंने तुझे बोला है कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हो उस चीज को स्केलर कहते हैं। अरे लिखा हुआ है भाई, समझने की कोशिश तो कर, स्केलर के आगे क्या लिखा हुआ है। मास का तो मैंने तेरे को एग्जांपल दिया है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है। टेम्परेचर का मतलब क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 40 क्या है, मैग्नीट्यूड, डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यूनिट है। तो इसमें दो ही तो चीजें हुई, इसमें डायरेक्शन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को समझने के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत चाहिए? नहीं, आपको डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को समझने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स को समझने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आप बोलेंगे कि सर मुझे ए से बी पे अगर जाना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे छोटे पाथ के अलोंग, तो एक डेफिनेट रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा और वो रास्ता ये होगा। तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ना? हाँ, और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ये है भैया डायरेक्शन। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की कहानी? कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन वहीं मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात कर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है। वहीं अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, डिस्टेंस की बात करूं, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकती है। मतलब मुझे ये नहीं बोला गया है कि ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नवी पढ़ के आए हो ना बेटे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस बोला जाए कि ए से बी पे पहुंचा दो, मुझे मतलब नहीं है रास्ता कौन सा है, तो मैं तो ऐसे भी जा सकता हूं, मैं तो ऐसे भी जा सकता हूं, मैं तो कहीं से भी घूम के और कैसे भी जा सकता हूं बी पे। तो क्या इन केस में मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? नहीं, मुझे बी पॉइंट बता दो, बस मैं पहुंच जाऊंगा, कैसे भी जाऊं, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? जल्दी बताइए बेटा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? जल्दी से नोट कीजिए, सारी चीजें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, सारी चीजें बेटा। सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। नोटबुक में नोट कीजिए बेटा सारी चीजें फटाफट से। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट हो सिर्फ, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब अपना स्केलर हो गया। और अगर मुझे डायरेक्शन जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट हो और उसके साथ में डायरेक्शन भी लगी हुई हो, इसका मतलब बेटा ये हो गया अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया बेटा? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट इस पूरी कहानी में? कोई डाउट किसी को? आई जस्ट होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बेटा बहुत, मतलब आप ये समझो कि आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर कर चुके हो ऑलरेडी तो। क्योंकि इससे होने क्या वाला है, आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, उसके बाद नोट्स मिलने वाले हैं, होमवर्क मिलने वाला है और एक ऑसम क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन मिलने वाला है जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट मतलब स्टार्ट किए हो 11वीं में, तो मैं ज्यादा उम्मीद आपसे करता नहीं हूं कि आपको बहुत चीजें पता हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक चैंपियन बनने के लिए, एक चैंपियन बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। अब चाहे हम स्टार्ट कहीं से करें, स्टार्ट चाहे हम कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस मुकाम तक पहुंचना है तो हमें छोटे 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 कदम डेली बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स अगला टॉपिक है, इसे समझते हैं क्या है ये टॉपिक। चलिए बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा क्लास जो है हमारी डेली 4 बजे से होती है ना, और 9 बजे तक के टाइम में आपकी 2 क्लास डेली हुआ करेंगी। ठीक है,
तीन दिन 2 क्लास होंगी, 3 दिन तीन क्लास होंगी, ठीक है। तो आज आपकी 4 बजे से लेके और 5:20 25 मिनट तक हम चलाएंगे। देखते हैं जब तक आप पढ़ सकते हैं, जब तक हमारा जो चैप्टर का कंटेंट है जो आज हमें पढ़ना है वो कंप्लीट होता तब तक हम पढ़ेंगे। मतलब 1 घंटे 20 मिनट के आसपास आप मान के चलिए कि इतना होने वाला है, ठीक। अरे मजा आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है। देख मेरी क्लास में अगर इस क्लास का कोई बच्चा बैठा है जो मुझे पहले से जानता है, उसे पता है कि मेरी क्लास में आज तक कोई बच्चा बोर हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ और कभी होने भी नहीं दूंगा मैं। अरे यही तो खास बात है ना, इसी चीज का तो आपको एंजॉय करना है कि मैं पढ़ भी रहा हूं और मुझे कभी बोरियत भी नहीं हुई, मतलब मजा भी आ रहा है, मैं सीख भी रहा हूं और मुझे मजा भी आ रहा है, बस यही चीज। अब देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, है ना, या फिर इसे हम क्या समझ सकते हैं, इसे हम ये भी समझ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। हाँ बेटा, फिजिक्स टफ लगती है लेकिन आज के बाद नहीं लगेगी। तू अपने आप में इंप्रूवमेंट खुद देखना। मैं बहुत सारे कोर्सेज ले रहा हूं, बहुत सारे कोर्सेज में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बहुत ज्यादा टफ लगती थी फिजिक्स, कुछ नहीं आता था, लेकिन अब वो चैंपियन है, जेईई मेन के सवाल ऐसे बना देते हैं ना। ये उनका एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। बट आपका एक्सपीरियंस तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझ में आएगा जब आप कंटिन्यूअसली क्लास लगाएंगे। आप बस ये समझिए कि निश्चिंत होकर बैठिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी क्लासेस में फोकस करना है, दैट विल बी इनफ, बहुत ज्यादा इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, वेक्टर दिखने में कैसा होता है सर वेक्टर। चलो नाम सुन लिया, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अरे फोर्स वेक्टर है, अरे टॉर्क वेक्टर है, अरे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, अरे बहुत सारी चीजें हैं जो वेक्टर है। आप जानते जाओगे, फिजिक्स को पढ़ते जाओगे, जितनी क्वांटिटीज आती जाएंगी उतनी क्वांटिटीज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। लेकिन हमें प्रॉपर्टी आज जान लेनी है वेक्टर की, कि वेक्टर दिखता कैसा है। मतलब क्या ये स्मार्ट है, क्या ये हैंडसम है, या फिर कुछ और है, मतलब गंदा दिखता है, अच्छा नहीं है। एनीवे वो बात का पार्ट है, लेकिन अभी के लिए समझो वेक्टर जो है, अगर मैं ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, पहले दिखने में कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है, मान लो कोई क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसके ऊपर तीर का निशान लगा दूंगा। एक्सेलरेशन को अगर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसके ऊपर तीर का निशान लगा दूंगा। फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहता हूं तीर का निशान लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूं ग्राफिकली, है ना, क्या करना चाह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूं ग्राफिकली, तो सुनो बेटा कैसे होगा, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर को हम एक एरो से प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस एरो में ये जो यहां का पार्ट है ना पीछे का, इसे कहा जाता है टेल, टेल ऑफ द वेक्टर, और ये क्या है, हेड। तो वेक्टर के पास दो चीजें, सर और पूंछ। तो बेटा ये कोई जानवर नहीं है जिसके सर और पूंछ है, ये कोई इंसान भी नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी क्वांटिटी है, ठीक, समझ में आया। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जानवर भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, पीछे वाला पार्ट टेल, आगे वाला पार्ट हेड। इसको समझने में कोई समस्या किसी को नहीं हुई होगी। अब आगे चलते, देखो ये यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है, इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अरे वेक्टर के पास दो चीज होती है ना, मतलब 3 चीज होती है वैसे तो, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यहां यूनिट को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहा हूं, यूनिट तो स्केलर के पास भी होती है। यहां वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो तीर का निशान है ना, ये बताता है वेक्टर की डायरेक्शन को। किसको बता रहा है बेटा, वेक्टर की डायरेक्शन को। इसका मतलब समझे क्या है, कि वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, अब ये जो भी है मैं स्केल से नाप लूंगा, ठीक है, और डायरेक्शन है उसकी इस तरफ। इस तरफ का मतलब क्या होता है, ईस्ट। अरे अगर मैं एक ग्राफ में डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। देख कैसे करूंगा, बताता हूं अभी, देख। ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ, नीचे की तरफ होगा साउथ, ठीक है, इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट, ऐसे होगा। तो ये वाला वेक्टर किधर निशान कर रहा है, इधर की तरफ। इधर क्या होता है हमारा, हमेशा ईस्ट, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक। मतलब हमें समझ में आ गया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होती है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, ठीक।
ये होता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब यार एक चीज देखो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अगर मैं ये बोलता हूं आपको कि एक 5 न्यूटन का ड्रॉ आ 5 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। इसका मतलब मैं एक 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करवाना चाहता हूं, 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ आपको 5 न्यूटन का क्या करना है, फोर्स ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, चलो जल्दी बताओ, करो अपनी नोटबुक में सारे के सारे बच्चे, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, अरे बेटा जल्दी करो। अपना जो फोर्स है उसे ड्रॉ करो। 5 न्यूटन जो है उसका मैग्नीट्यूड है 5 और फोर्स की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ है। दोनों चीज पता चलेगी मुझे, मैग्नीट्यूड पता चलेगा और डायरेक्शन भी पता चलेगी। इसे ड्रॉ करना हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार ये क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है बेटा, 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है, तो कैसे करूंगा, मैं एक लाइन खींचूंगा सबसे पहले। ठीक है, मान लो ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की। अरे मुझे अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी तो स्केल से खींचूंगा नाप के। अब इसकी डायरेक्शन रखनी है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में रख दी। ठीक है, नॉर्थ में रख दी। ठीक है, ये हो गया 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैंने फोर्स ड्रॉ कर दिया 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है बेटा, ये पता चल गया आपको। चलिए अब इसमें मुझे क्या पता कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ही 5 न्यूटन के फोर्स को बता रही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 5 न्यूटन के फोर्स को बता रही है। मैंने ऐसा माना है कि अपना जो स्केल है ना वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। क्या सभी को कहानी क्लियर है, क्या सभी को कहानी क्लियर है। तो ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि मैंने क्या किया, स्केल से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और नॉर्थ की तरफ उसका हेड कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ में। और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसे मैं 5 न्यूटन बोलता है। इसे मैं 5 न्यूटन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि भैया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन है। हाँ बेटा मुझे पता है कुछ लोगों को बेसिक आता है, और उसके अलावा जो जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे सीख लेगा, क्योंकि हमें तो बिल्कुल एकदम ऐसे बेसिक से ही टॉप लेवल तक जाना है। अभी सारे बच्चों को मैं एक जैसा कंसीडर नहीं कर सकता। अच्छा, इस क्लास में जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं मुझसे एक बार यस लिख के बताएं, कौन कौन से बच्चे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, पहले 11वीं में मेरे से जिन्होंने पढ़ा हुआ है किसी भी कोर्स में। डेफिनेट है कोई बच्चा ऐसा, तो सारे नए हैं। हाँ जी बेटा, एक लड़का है, ओके, बाकी हाँ ठीक है। हाँ तो बेटा आप खुद ही अपना कंपैरिजन करके देख लेना कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें पता हैं, ये सब उनको ऑलरेडी आता भी होगा। ठीक, चलिए एनीवे, लेकिन जिसको नहीं आता है वो टाइम के साथ इंप्रूव कर जाएगा। अगर पढ़ेगा सीखेगा तो आगे भी बढ़ेगा। जैसे ये बच्चे पढ़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, अब इनके अंदर एस्पिरेशन है कि मुझे जेईई मेन क्लियर करना है, और करवाएंगे भी सभी लोगों का, जिन लोगों का भाई पढ़ाई करने का पूरा मन बना चुके हैं, जो लोग एकदम से अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका डेफिनेटली क्रैक करवाएंगे। रैंक भी निकलवानी है अच्छी यार, काफ़ी सारा हमारा टारगेट है इस बार, और ये टारगेट कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का समझ आ गया। चलो एक वेक्टर बना के दिखा दो, वेक्टर बना के दिखा दो आप मुझे वेक्टर बना के दिखा दो एक कि 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है टुवर्ड्स वेस्ट। चलो अपनी अपनी नोटबुक में बनाएंगे बस, और मुझे बताएंगे तो बना लिया, हाँ बन गया। जल्दी बताइए बेटा, अपनी अपनी नोटबुक में बनाएंगे और हमें बताएंगे कि बन गया है सर। जल्दी बताइए बेटा, बन गया। बन गया बेटा। चलो आगे चलते हैं। देखो 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, अगर मैं तीन मेरा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकंड ले लूं, तो मुझे 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कहां से कहां खींचनी है, वेस्ट की तरफ। तो ये ले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ये वेस्ट की तरफ आ गई। तो वेक्टर से अब आप अच्छे से क्या हो चुके हो, वाकिफ हो चुके हो कि वेक्टर है क्या चीज यार। ये ना आदमी है ना जानवर है, अरे भाई है, सर है, पूंछ है, हेड है, टेल है, लेकिन ना इंसान है ना जानवर है, बोल भी नहीं सकता बेचारा, लेकिन बहुत कुछ बता देता है।
बोल नहीं सकता है, आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन आपको बताएगा बहुत कुछ। कैसे? मुझे पता चल गया कि ये वेक्टर है ना, अगर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची हुई है और मुझे ये बोल दिया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर पर सेकंड के, तो मैं बता दूंगा ये भाई साहब 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है टुवर्ड्स वेस्ट। बात नहीं करेगा, बता बहुत कुछ देगा। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी जीवन में आ गई है जिसका नाम है वेक्टर? क्या हम सभी लोगों को समझ में आ चुका है कि बहुत 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 बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में अब एंटर हो चुकी है। अब इसका अच्छे से लुत्फ उठाया जाए और अब इसका पूरा मजा लिया जाए। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, हम जो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वो होते फ्री वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर। मतलब हम उसे कहीं भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर ले जा सकते हैं। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, एंगल जो है ना दो वेक्टर के बीच का, हम तभी बता पाएंगे जब दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिल रही हो। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल है ना 30 डिग्री। ये वेक्टर है मान लो कोई ए वेक्टर, और ये वेक्टर है कोई बी वेक्टर, है ना। ऐसे वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो मैंने बता ही दिया, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये 30 डिग्री क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कितना है? 30 डिग्री। दिख रहा है? हमेशा क्या याद रखना है? टेल से टेल का एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेल से टेल का एंगल होना चाहिए। अरे टेल से टेल का एंगल होना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, एक वेक्टर यहां पे लिख के बता रहा हूं और दूसरा वेक्टर लिख के बताऊंगा, दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है फटाफट से। यहां पे 3-4 डायग्राम बना रहा हूं, आप ही लोगों को सॉल्व करना है। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल कितना है? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, एक्सपेक्टेड था कि आप लोग गलत बताएंगे, 60 डिग्री एंगल नहीं है इन दोनों के बीच का। अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं और क्यों नहीं। 120 इज द करेक्ट आंसर। 120 डिग्री जिन बच्चों ने बोला है उनका सही आंसर है। देखो बेटा, अब यही चीज आपको सीखनी है कि देखो अब आपको क्या नहीं आता था, और यही चीज आपको सीखनी है कि क्या आपको अब आएगा। ठीक, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज टेल टू टेल के बीच का एंगल चाहिए मुझे। टेल टू टेल के बीच का एंगल चाहिए। टेल से टेल जुड़ी हुई है ना, पूंछ से पूंछ जहां जुड़ी हुई है उसके बीच का एंगल चाहिए मुझे हमेशा। ठीक, चलिए तो करते हैं भाई साहब टेल टू टेल के बीच का एंगल। अभी अभी मैंने जस्ट एक लाइन बताई कि अपन जो पढ़ते हैं वो होते फ्री वेक्टर, और फ्री वेक्टर को मैं कहीं भी ले जा सकता हूं। मतलब मैं इसे नीचे भी ला सकता हूं, ऊपर भी ला सकता हूं, इधर भी ले जा सकता हूं, इधर भी ले जा सकता हूं, हर एक डायरेक्शन में कहीं भी उठा के रख सकता हूं। बस मुझे इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को आगे उठा के थोड़ा सा खिसका देता हूं, तो ये वेक्टर ऐसा बन जाएगा क्या? बी वेक्टर। अरे अगर इसको उठा के आगे खिसका दूंगा तो ये वेक्टर ऐसा बन, इस वेक्टर को उठा के अगर मैंने आगे खिसका दिया तो ये वेक्टर ऐसा बन गया, यानी कि अब बी वेक्टर यहां आ गया। अरे फ्री है, फ्री वेक्टर है, कहीं भी घुसा दो कहीं भी उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर ये एंगल था 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है? 120 डिग्री, क्योंकि टेल टू टेल तो यहां मिली है दोनों की। पहले केस में तो हेड आ रहा था और यहां पे टेल थी। अरे हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं, टेल और टेल के बीच का एंगल चाहिए। क्या ये बात चमकी है सभी लोगों को? चमक गई क्या भाई? जल्दी बताओ फटाफट। अरे चमक रही है क्या बातें? क्या है ये, पहले ही सवाल में सारे ऐसे फुस हो गए? चलिए जल्दी बताइए बेटा, बात चमकी है आप लोगों को? हाँ भाई, समझ में आया सभी लोगों को? आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक और चीज बताइए, जैसे मैं एक वेक्टर बता रहा हूं यहां पे, ये मान लो कोई वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है सी वेक्टर। इस वेक्टर को मैं स्पेस में यहां भी रख सकता हूं, 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 जहां मेरी मर्जी मैं वहां रख सकता हूं। लेकिन इसका ना तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा और ना मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसका जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, वो है 0 डिग्री। तो मैं इसे बस ऐसे ही उठा के यहां रख सकता हूं, ऐसे उठा के यहां रख सकता हूं, ऐसे उठा के यहां। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल हमेशा 0 डिग्री रहेगा। मतलब अगर ये ऐसे अलाइंड है ना, तो मैं इसे ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे नहीं रख सकता,
ऐसे नहीं रख सकता, रख ऐसे ही सकता हूं, यहां से उठा के यहां रख सकता हूं ऐसे, या यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, स्पेस में कहीं भी रख सकता हूं मैं इस वेक्टर को इतने ही मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन डायरेक्शन हमेशा यही होगी इसकी। अगर ये एक बार एक्स डायरेक्शन में चल गया तो डायरेक्शन हमेशा इसकी यही होगी। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? चलिए, आई जस्ट होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अरे फ्री वेक्टर है, इसे उठा के कहीं भी रख सकता हूं, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा। चलिए बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई है। कहानी बिल्कुल आसान थी। अभी आपको एक और सवाल करके दिखाना है फटाफट से। एक वेक्टर में ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बाद आपको बताना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, ठीक, चलो बताओ। 45 डिग्री है। एंगल बताओ दोनों वेक्टर के बीच का। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल बताओ। ये इधर ऐसे है, जल्दी बताओ भाई एंगल। एंगल बताओ भाई साहब। है कोई खिलाड़ी मैदान में जो इसका एंगल का आंसर दे पाए? हाँ भाई, एक बच्चे ने कह दिया 90 डिग्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 135 इज द करेक्ट आंसर। जिन भी बच्चों ने आंसर किया है, 135 इज द करेक्ट आंसर। सही है, मतलब आप लोग समझ गए हो कहानी क्या चल रही है ना। देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि ये वेक्टर, ये एंगल है क्या? ये है टेल से टेल का एंगल, मतलब पूंछ से पूंछ मिला दो दोनों वेक्टर की, काम बन जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने अभी सीखा कि एक वेक्टर को मैं दूसरी जगह पे कहीं पे भी ले जा सकता हूं। तो ये वाला वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में मैं इसे आगे भी तो खिसका सकता हूं, ऐसे। अरे इस वेक्टर को मैं ऐसे, मतलब ऐसे उठा के मैं यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना भाई। तो मैं इसे उठा के थोड़ा नीचे रख दूंगा, तो ये वेक्टर ये बन गया। इस बार पहले ये था, अब ये बन गया ये वेक्टर। तो ए और बी की पूंछ से पूंछ मिल गई, और यहां पे एंगल आ गया 135 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल तो 180 होता है। अगर ये 45 है तो 135 हो गया। सभी को ये बात समझ में आई है कि कैसे 135 डिग्री एंगल आया है? क्या किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है कि 135 डिग्री सर ने कैसे लिख दिया? भाई मेरे बात चमकी नहीं, जल्दी बताओ। एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, ये बात हो जाएगी। अब सुरक्षा चक्र बना के रखना, जल्दी बताओ। किसी को भी कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं भाई, और क्या क्या है अपने पास वेक्टर में। ये तो एंगल पता चलेगा। चलो यार, मेरे मन की शांति के लिए एक सवाल और कर दो, फटाफट से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ये ले भाई, हैं? और ये ले भाई, ये वाला जो एंगल है ये है 120 डिग्री। चलो जल्दी बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जल्दी बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दोनों वेक्टर के बीच का आपको बताना है एंगल। आई होप के इट इज विजिबल टू यू गाइस। 60 डिग्री बता दिया गया है बच्चों के द्वारा, बहुत सही। अरे कुछ नहीं करना, इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दो, क्योंकि इस वेक्टर को ऐसे मैं कहीं भी रख सकता हूं, कहीं भी खिसका सकता हूं। तो हमें बस आगे तो खिसकाना है, तो इस वाले वेक्टर को आगे खिसका दिया। इसका हेड यहां आ गया, टेल यहां आ गई, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का टेल से टेल मिला, तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन का एंगल होता है 180, ये 120, तो ये 60। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए सारे बच्चे, ये मेरे लिए काफी सुकून की बात है। आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पे, कि नेगेटिव क्या होता है। सर नेगेटिव क्या होता है? जो वेक्टर नेगेटिव हो जाए उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए के पास क्या है बेटा? नीचे पाले को खिसकाया। अरे नहीं भाई, नीचे वाले को खिसकाया, ऐसे नहीं बोलते बेटा। सुन भाई, ए वेक्टर है, मान लो ये रहा, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और इसे मैं प्रेजेंट कैसे कर रहा हूं? मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, ये वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। ये फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 5। डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है, ठीक, डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है। अरे भाई ध्यान दे लो, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, अब क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर जो है, जैसे मैंने ए वेक्टर बोला,
इस वेक्टर को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस से, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो उसी वेक्टर के समान हो लेकिन डायरेक्शन हो जस्ट ऑपोजिट। अरे नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड समान है बस डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। मतलब अगर ए वेक्टर 5 न्यूटन का या 5 कुछ भी मान लो, न्यूटन लिख दो, चलो 5 न्यूटन का ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ये न्यूटन, यहां से यहां तक की दूरी देख बराबर है, मतलब लाइन तो 5 न्यूटन की है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये होगा नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, याद रखो क्या बेटा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट। नेगेटिव का मतलब क्या है? लिख लेंगे मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट। समझ में आया? अरे मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट इसे बोलेंगे, ठीक है। हाँ क्लियर है बेटा? अरे रुक जा भाई रुक जा, तू जो बोलेगा वो नहीं बताऊंगा, जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा। डाउट आप पूछ सकते हो। देख अगला टॉपिक है ना इक्वल वेक्टर, ये हमारा है ना। तो आपको क्या करना, आपको एक चीज सिखाई है आप, क्योंकि जो ये बच्चा बार बार एक टेक्स्ट कर रहा है, बार बार टेल मी लिख रहा है, बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिए। पूरी क्लास अच्छी चल रही है, पूरा फ्लो चल रहा है, आप चीजें सीख रहे हैं, आपको लग रहा है आप चीजें सीख रहे हो तो चुपचाप बस बैठ के सुनो, जब डाउट आता है तब पूछो। आगे पीछे जो पढ़ाना वो मैं पढ़ाऊंगा, कोर्स पूरा कराऊंगा, सारी चीज कराऊंगा, पहली क्लास में सब मत करो, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा एक बच्चा आके बोल रहा है समझ नहीं आया। आप बेटा लेट आए हो क्लास में इसलिए आपको समझ नहीं आया है, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो आपको समझ में आता। बाकी बच्चों को देखो समझ में आ चुकी है बात, आपको वापस से लेक्चर स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। आप अभी अभी जस्ट क्लास में एंटर किए हो। आगे चलते हैं, यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर होगी कि हमने क्या किया है, हमने मैग्नीट्यूड सेम लिया है बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर दी। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, उस वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री घुमा देना है। यही तो है, यही तो है बेटा। अरे अगर मुझे किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो क्या करना, उस वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दे, वही तो अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर आपको दिया जाए, उस वेक्टर का नेगेटिव हमें निकालना है, बस उस वेक्टर का अपोजिट लिख दो या उस वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दो, बात बन जाएगी। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब किसी भी वेक्टर को ना हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में और सुन लो, क्योंकि आगे चीजें थोड़ा सा एस्केलेट करने वाली, ऊपर की तरफ बढ़ने वाली है ना। ओके, ऑपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर जो है उसका मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो ए वेक्टर है ना उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हम हर बार क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखा रहे हैं वेक्टर में। अरे दो ही तो चीज लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अरे भाई रिपीट ही तो कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन 3 बार रिपीट किया, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सीख ले, समझ ले, पढ़ाई करनी है पढ़ो आराम से, मजे पूरे लो पढ़ाई के, पूरा एंजॉय उठाओ पूरी लर्निंग का। ऐसे सीखो कि तुम्हारे साथ पूरे देश में कोई कॉम्पीट ना कर पाए, इस प्रकार से चीजें सीखो। और तुम्हारे लिए ही इतना लो लेवल से बता रहा हूं मैं, क्योंकि तुम बेटा पहले कहीं पे भी मुझसे नहीं पढ़े हुए हो। जो बच्चे थोड़ा बहुत 2-4 लेक्चर भी लगाए उनको भी अच्छी तरीके से नॉलेज है इन सब चीजों की, ठीक। आगे चलते हैं, देखो भाई मेरी बात सुनो। ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें हैं उसमें, ठीक। अब एक ये जो दिखाया हुआ है ना दो डंडों के बीच में, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ ए। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है डायरेक्शन ऑफ ए। क्या समझ में आया? ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है डायरेक्शन ऑफ ए। समझ में आ गया सभी लोगों को?
ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये है डायरेक्शन ऑफ ए। यहां तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। ए वेक्टर को दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी वेक्टर हो, बी होता तो बी को भी प्रेजेंट कर देता, ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये अगर लगा दूंगा तो ये डायरेक्शन ऑफ ए। इसे बोला जाता है ए कैप। ए कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर। इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, बस आप चीजें जो सिखा रहा हूं वो सीखते चलो। किसी भी वेक्टर को दो तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहां मैग्नीट्यूड लिख दिया, उसके आगे डायरेक्शन लिख दिया, यानी कि जैसे मैं लिख दूं 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो गया, यहां पे मैग्नीट्यूड आ गया, यहां डायरेक्शन आ गई, तो मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर का कैसे दिखाएंगे? मॉड्यूलस लेके और कैप लगा देंगे तो वो डायरेक्शन को बता देगा, ठीक है। अरे वेक्टर का ये तीर का निशान से तो वेक्टर बना, अगर मैं इसका तीर का निशान पे दो डंडे लगा दूं, मॉड्यूलस लगा दूं, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो कैप लगा है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक। चलिए अब देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में हमें क्या समझ में आया। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, इसे मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री पर है, ठीक है। अब मुझे बनाना है माइनस ए वेक्टर। क्या बनाना है बेटा? माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर मुझे बनाना है, तो कैसे बनेगा माइनस ए वेक्टर? दो तरीके हैं, इसका उल्टा कर दो या इसे 180 डिग्री घुमा दो। तो अगर मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा, किधर से भी घुमा, चाहे पीछे से घुमा चाहे इधर से घुमा, तो मैंने इसे 180 डिग्री घुमाने की कोशिश करी, ऐसे 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 घुमाया तो ये आ गया इधर की तरफ, माइनस ए वेक्टर, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी लोगों को? ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अपने नेगेटिव वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हम उसी वेक्टर को तो 180 डिग्री घुमा रहे हैं। अरे क्लियर है? किसी भी वेक्टर का अपने नेगेटिव के साथ एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। ये चीज सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, जल्दी बताइए। क्लियर है कहानी सभी को यहां तक की? बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर सभी लोगों को क्लियर है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ इट्स वेक्टर इज ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि इसी को तो 180 डिग्री घुमाया भाई। कहानी तो शुरू में ही समझ में आ गई थी, इसी को तो 180 डिग्री घुमा रहा हूं, तो ये बनेगा अपने पास में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर। चलो भाई अब इक्वालिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां थोड़ी और बात होगी कि भैया दो वेक्टर बराबर कैसे होते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वल मतलब बराबर। क्या है बेटा? इक्वल मतलब बराबर। के दो वेक्टर बराबर कब होंगे? जब दोनों वेक्टर का क्या बराबर हो जाए? मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन हो सेम, तभी दोनों वेक्टर क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे? दोनों वेक्टर तब बराबर होंगे when two vectors have same magnitude and are in same direction। ये बात समझ में आई है? अरे चमकी क्या बात भाई, दो वेक्टर कब बराबर होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा और डायरेक्शन सेम और डायरेक्शन भी सेम होगी। देखो भाई ये वेक्टर है एक 5 न्यूटन का और ये भी वेक्टर है एक 5 न्यूटन का। क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे का ये दोनों बराबर हैं? देखोगे का ये दोनों बराबर हैं। 5 न्यूटन 5 न्यूटन, क्या डायरेक्शन भी सेम है दोनों की? क्या दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं? क्या ये भी ईस्ट में जा रहा है, ये भी ईस्ट में जा रहा है? अरे बात सही है, दोनों इक्वल वेक्टर हैं। दोनों क्या हैं? इक्वल वेक्टर हैं। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल सही बात है। चलो बताओ, ये वेक्टर ठीक है और ये वेक्टर, ये है 3 न्यूटन और ये भी है 3 न्यूटन। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है दोनों? अरे का ई वेक्टर और ई वेक्टर बराबर हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है क्या? जल्दी बताइए भाई साहब। है, बिल्कुल बिल्कुल है भैया। क्यों? क्योंकि वेक्टर चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है और डायरेक्शन उसकी सेम है,
तो भैया वो वेक्टर दोनों बराबर होंगे। मान लो एक वेक्टर है अपना दिल्ली में और एक वेक्टर है पेरिस में। अब दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दिल्ली वाला भी अपना मुंह ईस्ट की तरफ करके खड़ा है और पेरिस वाला भी अपना मुंह ईस्ट की तरफ करके खड़ा है, तो हम बोल देंगे भाई दोनों वेक्टर बराबर है। बस बिल्कुल बेसिक बात। ठीक, अच्छा चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, अब बताओ, ये वेक्टर 10 न्यूटन का है और ये वेक्टर 10 न्यूटन का है। क्या ये दोनों बराबर वेक्टर हैं? अरे क्या ये दोनों बराबर वेक्टर हैं? दोनों वेक्टर बराबर हैं क्या? 1 2 दो वेक्टर दिए हुए हैं, क्या ये दोनों बराबर वेक्टर हैं? जल्दी बताइए, देखते हैं आप कितना सीख रहे हैं, कितनी लर्निंग आपकी हो रही है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है कुछ बच्चों ने कि नो, ये वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। जिधर ऊपर वाले का सर है उधर तो इसकी पूंछ है और जिधर ऊपर वाले की पूंछ है उधर इसका सर है। बराबर कहां से होगा? ऑपोजिट वेक्टर, इनको नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं, ऑपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। दे आर ऑपोजिट वेक्टर, दे आर नेगेटिव वेक्टर, बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है भाई, नहीं हो सकते इक्वल। यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन थी। क्या थी कंडीशन? कंडीशन यही थी कि भैया या तो अपने मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, उसके अलावा तो अब्बा नहीं मानेंगे भाई, हो ही नहीं सकते बराबर, उसके अलावा कभी बराबर हो ही नहीं सकते। दो ही केस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी जाके अपन बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। एक भी कोई अलग हो गया तो इक्वल वेक्टर नहीं है। कहानी आप लोगों को यहां तक की क्लियर हो चुकी है। अब छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अरे यार भाई सुनो, देखो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी छोटी, बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें मतलब ये सब, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत 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 मतलब आधे घंटे का खेलता है ये सब कुछ पढ़ाना। लेकिन क्योंकि हमारे पहली क्लास है, बच्चे जो हैं बहुत वेरियस, बहुत बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, कोई बहुत ज्यादा तोपची आदमी आ गया है, कोई बहुत ज्यादा नॉर्मल बच्चा भी है, लेकिन हमारा गोल जो है सभी को क्या करवाना है? पेपर क्रैक करवाना है। यही तो अपना एजेंडा है, इसी पे तो हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो। गोल क्या है? मेरा गोल क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका गोल क्या है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? नहीं, वो हो चुका बहुत पहले। आपका गोल भी यही होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब दोनों जो काम कर रहा है और जिसके लिए काम कर रहा है, दोनों के गोल जो है ना सेम डायरेक्शन में हो जाए, तब आता मजा सबसे ज्यादा काम करने का। ठीक, चलिए तो भैया अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक वेक्टर का स्केलर से। स्केलर क्या होता है? स्केलर कुछ नहीं होता है, इसकी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है, सिंपल नंबर जो होते हैं ना, इनको आप आज से स्केलर के नाम से जानते हो। ठीक है, 5 क्या है स्केलर, 6 क्या है स्केलर, 7 क्या है स्केलर, 2 क्या है स्केलर, 1000 क्या है स्केलर, 5000 क्या है स्केलर। 5000 इन ईस्ट वेक्टर बन गया, जहां डायरेक्शन लग गई वहीं समझो वेक्टर बन गया। स्केलर में डायरेक्शन जोड़ दूं वही तो वेक्टर हो जाएगा यार। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास है वेक्टर के पास, तो इसको हम वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब स्केलर जो है वो सिर्फ नंबर है। अब देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, मतलब मान लो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसे हम बोल रहे हैं कुछ भी मान लो, मतलब 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मान लो, चलो न्यूटन ही मान लो, ठीक है, फोर्स ही अच्छा एग्जांपल है क्योंकि एक्चुअल में हमें फोर्स में ही सबसे ज्यादा वेक्टर लगाने हैं। ठीक, चले बेटा, तो ए वेक्टर आ गया 5 न्यूटन। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 न्यूटन। क्या बना? 10 न्यूटन। अरे ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए वेक्टर की वैल्यू 5, तो इसे 2 से गुना करूंगा 10 बन जाएगा ना ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर ए वेक्टर इतना था, ये था ए वेक्टर, तो 2a वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे बिल्कुल बेसिक सी बात है, समझ में आ रही है? तो ए वेक्टर अगर 5 न्यूटन है तो 2a वेक्टर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात है, यानी कि अगर ए वेक्टर इतना था, 5 न्यूटन छोटी लाइन होगी, 10 न्यूटन बड़ी लाइन होगी। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। अब देखो यार मेरी बात समझो कि अगर मैं किसी स्केलर से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी स्केलर से, डायरेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है,
पड़ रहा है क्या? अरे डायरेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, अरे डायरेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, उसी डायरेक्शन में था। लेकिन अगर मैं इसी ए को सोच के देखो -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? -1 से अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -5 हो जाएगा। यानी कि अगर ए वेक्टर ये है तो ये है 5 न्यूटन का, तो -5 न्यूटन कैसा होगा? ऐसा होगा, ये होगा -5 न्यूटन। अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं बेटा? बात समझ में आनी चाहिए और मैं बताऊंगा अभी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले आप चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर को, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भाई साहब अपने वेक्टर की डायरेक्शन 180 चेंज हो रही है। पहले ए ऐसे था, अभी ऐसे हो गया पलट के, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी। ये बात नहीं बोलेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, हो सकती है यार, ये पहले ए था, अब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -a बन गया, ठीक है। लेकिन चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? उनकी लाइन, जिस लाइन के वो अलोंग थे, अगर वेक्टर इस लाइन के अलोंग है ना तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, रहेगा इसी लाइन में, एंगल चेंज नहीं करेगा अपना। क्या चेंज नहीं करेगा? एंगल चेंज नहीं करेगा। अब देख भाई मेरी बात सुन, बिल्कुल बेसिक कहानी है, सुन ले ढंग से। अगर मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं ना किसी भी वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड एनहांस हो जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी स्केलर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो जाती है। ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो बता दे मुझे। अरे मल्टीप्लिकेशन करना है स्केलर से, पॉजिटिव से करूंगा तो क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव स्केलर से करूंगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन भी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते के साथ ही। समझ में आया है क्या बेटा? क्लियर है सभी लोगों को? कोई समस्या किसी भी बच्चे को लगता है अगर आ रही है तो भाई बिल्कुल आप लोग फ्री हैं इस चीज के लिए। सही है बेटा, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अच्छी बात है। मतलब हमें याद क्या रखना है मल्टीप्लिकेशन के केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि अगर मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो फर्क पड़ेंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और उसका जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, और कोई एंगल पे नहीं आएगा, सिर्फ 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की बात? अरे मैं वो सब नहीं लिखवा रहा हूं, ए बराबर लैम्बडा बी वैम्बडा वी, क्योंकि मुझे पता तुम्हें समझ भी नहीं आने वाला वो। यहां तक की बात ऐसे ही देसी भाषा में समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात। ठीक है, हाँ सेकंड स्टेप समझ नहीं आया किसी बच्चे को? अरे बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब सेकंड स्टेप दोबारा समझाते हैं आप लोगों को। ठीक, ये बात तो क्लियर है, ऐसा होगा। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो। अगर कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है, मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बन गया 10 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन था 10 न्यूटन बन गया। 10 न्यूटन है, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया ये तो -5 न्यूटन हो गया। यानी कि अगर 5 न्यूटन इधर है तो -5 न्यूटन तो बेटा इधर होगा, तो -5 न्यूटन इधर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर नेगेटिव स्केलर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा वेक्टर 180 डिग्री घूम जाएगा? क्या मेरा वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा? अरे क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव से देख। अभी एग्जांपल करके देखते हैं, तेरे को ढंग से चमकेगी बात पूरी। एग्जांपल करके दिखाता हूं तेरे को, चल ओनली। ठीक है, यहां पे करके देखते हैं। देख, मान ले ये वेक्टर है कोई, ये अपना 2 न्यूटन ए वेक्टर। ठीक है, मुझे लिखना है बी वेक्टर, मुझे बी वेक्टर बनाना है। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है 5 टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, 5 टाइम्स ए वेक्टर है। ये नया वेक्टर लिखना है मुझे बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे लिखना? 5 टाइम्स ए वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू कितने? 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन रखूंगा तो 10 न्यूटन आ जाएगा। 10 न्यूटन का मतलब क्या है? अगर 2 न्यूटन इतना है तो 10 न्यूटन इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर।
क्या है, बी वेक्टर ड्रॉ हो गया। अरे बी वेक्टर क्या है, 5 गुना है ए वेक्टर के। अगर बी 5 गुना है ए वेक्टर के तो हमने ए की वैल्यू लिखी 2 न्यूटन, तो बी हो गया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हमने ड्रॉ कर दिया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन भी सेम रहेगी क्या भाई। अरे बिल्कुल बेसिक सी कहानी है। लेकिन अगर सोच के देख, मेरे को बोला जाए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, ठीक है। एक वेक्टर है जिसकी जो वैल्यू है वो है 3 न्यूटन। अब मुझे एक नया वेक्टर बनाना, बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू हमें क्या बोली गई है, बी वेक्टर की वैल्यू बोली गई है हमें -1/3 ए वेक्टर। मतलब कुछ भी रिलेशन हो सकता है ना दो वेक्टर में, तो बी वेक्टर की वैल्यू बोली गई है -1/3 ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को रखूंगा मैं -1/3 एज इट इज। ए वेक्टर को रखा कि 3 न्यूटन है तो 3 रखा, 3 से 3 कटा तो -1 न्यूटन आ गया। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1 न्यूटन आई। कितनी आई, -1 न्यूटन आई। किसकी वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू। अब खुद सोच के देख, ए वेक्टर है 3 न्यूटन, तो मैं ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में मान लूं, ये हो गया 3 न्यूटन और इसे मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर, डायरेक्शन है इधर। अब बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -1 न्यूटन। 1 न्यूटन नहीं, माइनस है 1 न्यूटन में। तो भैया बी वेक्टर का मतलब क्या होगा कि अगर ये 3 न्यूटन है ना तो इसका 1/3 लूंगा मैं, तो ये हो गया अपना बी वेक्टर -1 न्यूटन। अगर ये 3 न्यूटन है तो ये 1 न्यूटन हो गया, और डायरेक्शन इधर थी पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगी, तो -1 न्यूटन इधर आ गया। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकता है बेटा, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी तकलीफ है तो मुझे बता सकता है। ठीक है बेटा, अरे क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है बेटा सभी लोगों को, जल्दी बता दीजिए, कोई डाउट किसी को भी। अरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे बस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है 180, वो भी, और कुछ नहीं चेंज करना है। समझ में आया सभी, समझ में आया बेटा सभी को। अरे यार इसमें समझ में क्या नहीं आया है, जल्दी बताओ समझ में आया है। चलिए बेटा एक पोल कर लेते हैं, और पोल पे आपको आंसर करना है। देखो पोल की आपके लिए सुविधा उपलब्ध है हमेशा, कि समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया है तो आपको हाँ दबाना है, नहीं आया है तो ना दबाना है, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया है। चलिए बेटा, पोल का आंसर करना है आप लोगों को। आ गया ना आप लोगों के पास पोल? 90% से ऊपर बच्चों ने बोल दिया है कि उनको समझ में आ गई ये बात मेरी। मतलब फिजिक्स में काफी बड़ा नंबर है ये तो। चलो समझ में आ गया ना बेटा, चलिए अच्छी बात है। हाँ, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अपना डाउट मुझे लिख के बता सकता है कि समझ में क्या नहीं आया है। मतलब गुणा करना नहीं आता है कि 3 को 1/3 से गुणा किया तो -1 कैसे आ गया। मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मैंने गुणा किया है बस। ये पॉजिटिव है, मैं इसे इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो नेगेटिव को इधर ड्रॉ करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन चेंज करूंगा उसकी। देखो बेटा, अगर आपको ये नहीं आया है तो आपको या तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता है अभी तक, और आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। आपको अपना लेवल अप रखना पड़ेगा, मतलब सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा और चीजों को अच्छे से सोचना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आज की क्लास जो है आप सभी लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा। जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमने कहानी को स्टार्ट किया था वेक्टर और स्केलर के डिफरेंशिएशन से। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे कहते हैं स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, अब हमने कुछ एग्जांपल देखे, उस एग्जांपल के थ्रू हमने चीजों को समझने का भी कोशिश किया। उसके बाद हम आ गए वेक्टर की प्रॉपर कहानी पे, ठीक। हमने बोला कि भाई ये पूंछ होती है, हेड होता मतलब टेल है, ये हेड है। ये बन गया भाई साहब अपने पास में एक प्रॉपर वेक्टर, इसे वेक्टर कहते हैं। इसकी लंबाई बताती है इसके मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन को बताता तीर का निशान जहां इसका हेड होता है, ठीक। अब हमने वेक्टर को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया कि भाई साहब 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ बनाओ, ले बना दिया नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ बनाता नीचे कर देता, ठीक है भाई साहब। वहां से हमने
एंगल निकालना सीखा। एंगल का मतलब होता है टेल से टेल मिलेगी तभी एंगल में डिफाइन कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। टेल से टेल मिलेगी तभी मैं डिफाइन कर पाऊंगा एंगल, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो भैया टेल से टेल मिलाया, जहां मिल रही है अपने आप वहां अच्छी बात है, जहां नहीं मिल रही है वहां हमने आगे पीछे बढ़ा दिया, क्योंकि फ्री वेक्टर है। एक वेक्टर को जैसे अगर ऐसे है ना, तो मैं यहां भी रख सकता हूं, 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 बट इसे ऐसे या ऐसे नहीं कर सकता, रखना ऐसे ही है। अब उठा के कहीं भी पटक दो किसी भी डायरेक्शन में, तो हम वही करते हैं, आगे पीछे खिसका लेते हैं, हमें एंगल मिल जाता है। ठीक है भाई साहब। उसके बाद हमने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालने की कोशिश की, हमें पता चला कि नेगेटिव का मतलब होता है कि वेक्टर जो है उसकी बस डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज कर दो, नेगेटिव वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड सेम रखो, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि भाई साहब किसी भी वेक्टर का अगर मुझे इक्वल वेक्टर लिखना है तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहां कहानी आके बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से साफ हो गई। और हमने फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा कि किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को वो क्या कर देता, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्केलर है तो, और नेगेटिव स्केलर है तो बढ़ा भी देगा, घटा भी देगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। ठीक है, अब कहानी कुछ ऐसी है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों का भी ट्रायल वायल का क्लास जो भी था, अगर अब भी हेजिटेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अब हेजिटेशन आपकी खत्म हो जानी चाहिए। आपको डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि ठीक है, हाँ आई एम रेडी टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड आई एम डेफिनेटली रेडी टू क्रैक जेईई मेन एग्जाम। ठीक, चलिए अब डीपीपी और टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा बेटा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट हमारा हर हफ्ते होगा। छोटा टेस्ट जो भी हम पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे उसका टेस्ट हम हर हफ्ते देंगे। अब हर महीने में 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में हम जितना भी चीजें पढ़ लेंगे वो पूरा एकदम फुल कंप्लीट क्या होगा, टेस्ट होगा, फुल कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है, यहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी कि जेईई मेन एग्जाम कैसा होता है, क्या लेवल होता है, किस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है एग्जाम क्रैक करने के लिए, कितने टाइम में कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। इस चीज की आपके अंदर रैपिडली आदत डाली जाएगी ताकि आप एकदम तैयार रहें हर एक चीज के लिए। उसके अलावा कहानी अपनी चलती रहेगी, जो भी हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से करेंगे। आपके डाउट्स हमेशा आपको रेफर किए जाएंगे कि भाई साहब अच्छे डाउट पूछो, और पूछ रहे हो तो जवाब भी मिलेगा आपको उनका, बट डाउट शुड बी वेरी वेरी गुड, है ना। अपना कंटेंट रिलेटेड जो भी पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड आना चाहिए। अब आपको कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे अपने इस कोर्स में जुड़े हैं वो बच्चे उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने यही बताया हुआ है कि आप कैसे ऐप पे टेस्ट देख सकते हैं, कैसे ऐप पे रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, कैसे ऐप पे अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको डाउटनेट ऐप पे जाना है, अपनी क्लास 11 सेलेक्ट करनी है, लाइव क्लास पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है, पॉपुलर कोर्सेज आएगा, और उसमें उस पॉपुलर कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पॉपुलर कोर्स में आपको मिलेगा IIT JEE 2022 क्लास 11। ठीक, उसे फिर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। डाउटनेट ऐप पे सब कुछ है भाई साहब, देख लो। ठीक है, और डीपीपी और नोट्स के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं उन बच्चों को बेटा, अभी तो आज तो पहली क्लास, आज तो मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा, कल मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जहां पे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की बात करेंगे कल की क्लास में। कल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डीपीपी भी मिल जाएगी। ठीक है, कल ही होमवर्क दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आज तो होमवर्क देने जैसी कोई चीज नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ हमने वेक्टर्स को जाना है, और आज तो मैंने भी बच्चों को जाना है। एक्चुअली में मेरा तो पहला क्लास में क्या होता, फर्स्ट क्लास नहीं होता ना, टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करता है, मिलता है उनसे। ठीक है, तो कल की क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा और बाकी सब चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करनी है आप सभी लोगों को। और वेक्टर एडिशन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कल की क्लास में से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज जस्ट एक सिनेरियो था आप सभी लोगों के लिए कि इस तरह से हम पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों के लिए डेमो क्लास टाइप था वो लोग तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।